आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भारत के छठे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की, और इकलौते प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया, क्योंकि इनका टेन्योर बहुत कम रहा है। मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करेंगे। अगर इनके बारे में मैं बोलूं तो इनको भारत माता का सपूत बोला जाता है, धरती पुत्र चरण सिंह, क्योंकि किसानों की ये खुल के पैरवी करते थे। किसान परिवार से थे और ये बोलते थे हमेशा कि किसानों को तो सारी जमीनें दे दो, अगर किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। बिल्कुल सही बात है, 100% सही है ये दोस्तों। दूसरी चीज, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल थी दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल जीवन था। धोती कुर्ता पहनते थे, इंडियन अटायर में हमेशा रहते थे, बिल्कुल नॉन वेज को छूते नहीं थे, शुद्ध शाकाहारी थे, किसी भी नशे, किसी भी तरीके के नशे से बिल्कुल दूर रहते थे। सामने वालों की हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने बोलने की, बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत सीरियस रहते थे ये, बहुत कम मुस्कुराते थे, ज्यादा मुस्कुराते नहीं थे। पिक्चर देखने का इनको बिल्कुल भी शौक नहीं था, पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते थे। सिंपल सी इनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, जहाज का कभी भी ये यूज नहीं करते थे, एरोप्लेन्स का ना ये यूज करते थे, ना उसकी पैरवी करते थे। लखनऊ भी आते थे, प्रधानमंत्री जब लखनऊ आता था, चौधरी चरण सिंह की बात कर रहा हूं, तो वो ट्रेन से आते थे। तो ऐसी इनकी लाइफस्टाइल थी, बहुत सिंपल रही है लेकिन हाई थिंकिंग रही है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मेन मुद्दा किसान ही रहा है इनका। तो देखेंगे, सारी की सारी चीजें देखेंगे। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है दोस्तों। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। प्राइम मिनिस्टर्स की बायोग्राफी मैंने कवर की है दोस्तों। ये प्राइम मिनिस्टर सीरीज चल रही है। भारत के लगभग सारे प्रधानमंत्रियों की मैंने बायोग्राफी रिव्यू कर दी है। अब जिसको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का भारत जानना है, मेरे सारे लेक्चर्स देख ले, आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा था, बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दी है, लाल बहादुर शास्त्री की बुक का रिव्यू है, इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू है, मोरारजी देसाई का भी रिव्यू है, चौधरी चरण सिंह का मैं कर रहा हूं, राजीव गांधी का नहीं हुआ है, इनका नहीं हुआ है, VP सिंह का रिव्यू है, चंद्रशेखर का मैंने रिव्यू किया है, PV नरसिम्हा राव का रिव्यू किया है, इनका नहीं हुआ है, IK गुजराल का नहीं हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी का रिव्यू है, मनमोहन सिंह के तो 4 लेक्चर्स हैं दोस्तों। 2 तो मैंने इनकी बायोग्राफी के हैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, और 2 इनकी बुक किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी रिव्यू किया है, और मोदी जी का भी मैंने रिव्यू कर दिया है। तो यानी कि सिर्फ राजीव गांधी बचे हैं, देवेगौड़ा और IK गुजराल। तो इनका बहुत ही जल्द मैं रिव्यू लेके आ जाऊंगा, और ये पूरी सीरीज जो है फिर हम समाप्त करेंगे। और आप लेक्चर देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें दोस्तों, तो 23 दिसंबर 1902 उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि मेरठ में आता है। ठीक है। अब क्या है कि बचपन से ही इन्होंने देखा था कि जमींदार किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं किसानों का। किसान फैमिली थी, गरीब परिवार था दोस्तों इनका, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, ठीक ठाक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके पिताजी का नाम था मीर सिंह। ठीक है। तो ये चीज थी, शुरू से इनको नैतिकता की शिक्षा मिली थी दोस्तों, और पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन जब ये देखते थे कि हमारे किसान भाई बहन इतने ज्यादा परेशान हैं, ऐसा ही होता है ना दोस्तों कि जो आप बचपन में देखते हैं, और अगर कुछ खराब देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बस जाता है, और आप डेफिनेटली, सबके साथ ये होता है, हम यही सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो इसको तो बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए चौधरी चरण सिंह की स्पीच में और हर चीज में किसान सबसे आगे रहता था। बहुत सारे अधिनियम लेके आइए किसानों के लिए, ताकि उनको पूरा हक मिल जाए। और दुख की बात यह है दोस्तों कि अभी तक भारत में किसानों की हालत बहुत बुरी है। सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, देख ही रहे हैं। फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ये पूरा चालू है। और ये दोस्तों बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भारत किसानों से ही चल रहा है। अगर किसान नहीं हो तो हम भूखे मर जाएंगे, और ये बिल्कुल सच है। एक ठीक ठाक स्टूडेंट थे ये दोस्तों, शुरुआती पढ़ाई तो इनकी यहीं से हुई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से किया।
लॉ की डिग्री ली है, वकील थे ये दोस्तों। 1926 में ये पास हुए। अब बताना चाहता हूं दोस्तों कि 1928 में इन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया गाजियाबाद में। अब जब ये वकील थे तब भी ये उन्हीं लोगों का केस लेते थे जिनका इनको लगता था कि यहां पे ये सही बोल रहा है। ये कभी भी बेईमानों का केस नहीं लड़ते थे, गरीबों का केस लड़ते थे ये, ताकि इसको इंसाफ दिला सके। लेकिन दोस्तों उस समय महात्मा गांधी का दौर था, और भैया महात्मा गांधी के साथ जितने भी लीडर्स हैं एक के बाद एक सब जुड़ते जा रहे थे। लाहौर सेशन हुआ, और लाहौर सेशन में पूरी तरीके से भारत को आजाद कराएंगे, सब तरीके से इधर मांग उठने लगी। और यहां पे इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया इन्होंने, और वहां से भी फिर इनको जेल भी हुई, 6 महीने की जेल हुई थी दोस्तों। ठीक है, आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक फरमान जारी कर दिया था कि इनको देखते ही मार दो, इतना नाक पे दम कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो काफी पीछे पड़ गई थी, लेकिन दोस्तों एक ना एक दिन तो भारत आजाद होता ही, और 1947 में वो हुआ। जेल कई बार गई है, एक बार नहीं, और सारे लीडर्स जेल गए हैं। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जब इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं कि अरे महात्मा गांधी भी जेल गए थे, और फला फला फ्रीडम फाइटर भी जेल गए थे, तो क्या हो गया हम जेल जा रहे हैं? भैया वो अच्छे कामों के लिए गए थे, आप किस काम के लिए जा रहे हैं आप ये भी तो देखो। तो ये चीज है। तो अब ऐसा है दोस्तों, जेल इनको निरंतर ही होती रही, क्योंकि ये फ्रीडम मूवमेंट्स में पार्ट लेते रहे, गांधी जी की पैरवी करते रहे। तो पहले तो इनको 1930 में हुई 6 महीने की जेल, उसके बाद फिर इनको 1 साल की हुई नवंबर 1940 में, जब सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में वहां पे जेल हुई। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इनको देखते ही पकड़ के लेके आओ, तो बड़ी हालत खराब कर दी थी। अब दोस्तों अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें, तो आपको पता ही है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी, और उसके बाद बागपत से ये चुन के आए, बागपत यूपी से चुन के आए, और उस समय इनकी जो उम्र थी वो सिर्फ और सिर्फ 34 साल थी, और आते ही इन्होंने धमाका कर दिया। ये लेके आए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल असेंबली में। तो भैया आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही इनको पावर मिली, तुरंत किसान भाई बहनों को सबसे ज्यादा ताकत दो। उसके बाद पंजाब ने भी इसको अडॉप्ट किया। हालांकि एग्रीकल्चर एपीएमसी की बात करें दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो बहुत ही बुरी हालत है इस समय, और ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स चाहिए, मतलब उसमें संशोधन की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि एपीएमसी ने पूरा जो है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, और हमारे किसानों को बर्बाद करके रखा हुआ है। लाए तो थे कि जो किसानों को एक अपर हैंड मिल सके और उनको ताकत मिल सके, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया जैसे जैसे आगे बढ़ा। तो ये चीज है। बहरहाल दोस्तों, भारत को आजादी मिलती है 1947 में, जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती है। जवाहरलाल नेहरू का जो अप्रोच था दोस्तों आपको पता ही है, था तो गांधीयन, लेकिन धीमे धीमे वो कैपिटलिस्ट होता गया। होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय भारत की दरकार कुछ अलग थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज को अपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया आप तो सोवियत स्टाइल है वो 5 ईयर प्लान लॉन्च कर रहे हैं, आपने भी 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिए, ठीक है, लेकिन इसमें किसानों का हक कहां है? कम से कम हमको किसानों का हक तो दो। यहां पे दोस्तों चौधरी चरण सिंह को इनकी कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जगह नहीं थी, उत्तर प्रदेश की सरकार में इनको जगह थी, ठीक है ना। 1952 में ये रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश में। चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1952 के दौरान उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन था? मैंने उनकी बायोग्राफी को भी रिव्यू किया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो चौधरी चरण सिंह यही बोलते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा कैपिटलिस्ट अप्रोच, थोड़ा सा क्या हो ही गया था उनका कैपिटलिस्ट अप्रोच, क्योंकि भारत की जो मांग थी वो अलग थी, लेकिन किसानों की हालात बदले नहीं। भैया आचार्य विनोबा भावे ने पूरा भूदान मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, क्योंकि गांधी जी के जाने के बाद गांधी जी के आइडियाज एक के बाद एक करके फेड होने लगे, ठीक है, गायब होने लगे। तो यहां पे सोशलिस्ट पॉलिसीज को जिंदा रखने के लिए ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब दोस्तों
लैंड रिफॉर्म्स अभी तक हमारे यहां नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि किसानों के पास जमीन नहीं है, ठीक है ना पहले थी ना अब है। अब इसमें मैं जो अमीर किसान है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी तो तादाद कम है, लेकिन जो गरीब किसान है उनका क्या, जिनके पास जमीन नहीं है, और वहीं से एक्सप्लॉयटेशन पूरा का पूरा शुरू होता है। और यहां पे ही चौधरी चरण सिंह बोल रहे थे कि पूरा ये लैंड रिफॉर्मेशन बिल लेके आओ और किसानों को जमीन दे दो। सबसे बेस्ट है दोस्तों, अगर किसानों को जमीन मिल जाए सारा काम खत्म। किसानों के पास जमीन रहेगी, किसान अपने तरीके से उगाएगा, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है कि 1954 में इन्होंने भूमि संरक्षण कानून फिर यूपी में पास भी करा दिया, लेकिन दोस्तों दिक्कतें बहुत ज्यादा शुरू हो गई। पार्टी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, अब कांग्रेस की ही सरकार थी तो इतना आसान तो था नहीं समन्वय बैठाना, और यहां पे कांग्रेस की नीतियों को चरण सिंह शुरू से ही अपोज करते जा रहे थे। तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा रिफ्ट हो गई थी, ठीक है। रोते रोते कांग्रेस पार्टी, आपको पता है चौधरी चरण सिंह ने रोते रोते कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। बहुत सारे लीडर्स जो उस समय यूपी में थे उन्होंने बोला कि आप छोड़ दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप छोड़िए तो कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने इसलिए छोड़ दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी। 1967 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया और तुरंत ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए उत्तर प्रदेश के। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। अब दोस्तों ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी यूपी में, एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो अजीबोगरीब थी। भारतीय क्रांति दल था इसमें, कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, इसमें जनसंघ था। कभी ऐसी पार्टी देखी है आपने कि सारी की सारी आइडियोलॉजीज एक साथ आ जाए? तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी वो इस तरीके की बनी थी। तो ये भी चीज है। तो अब दोस्तों ऐसा है कि चीजें ऐसी चलती हैं, और यहां पे भी इन्होंने किसानों को ताकत देने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन 1975 में इमरजेंसी आ गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इमरजेंसी लगा दी जुलाई 1975 में, ठीक है। अब वो क्या पूरी स्टोरी है वो मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और यहां पे भर भर के जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहा था जेल में उन सबको जेल में डाला जाने लगा। दोस्तों 1 लाख केसेस, 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया था और बिना बात के जेल में डाला गया था। और ये लोग ना ही ये लोग कोर्ट जा सकते थे, ना ही कोई वकील कर सकते थे, तो सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था। लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज है, बहुत सारे लोगों ने इमरजेंसी को सपोर्ट भी किया। आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान ऑफिसर्स टाइम पे आते थे, सब एकदम डिसिप्लिन में हो गया था इमरजेंसी के दौरान। दोस्तों ये चीज तो आप देखेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर जो पावर है वो एक के हाथ में आ जाती है और अगर लोगों के राइट्स चले जाते तो अपने हिसाब से करता है, चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। तो यहां पे वो जो चाहेगा वही करेगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं है। हालांकि इस तरह की सरकार बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भैया लोगों के राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया है। लेकिन इमरजेंसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट आप एक ये बोल सकते हैं कि पूरा डिसिप्लिन आ गया था भैया। आचार्य विनोबा भावे ने तो इसको अनुशासन पर्व बोल दिया था कि अनुशासन पर्व जो है त्योहार वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो भी लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। कोशिश करूंगा मैं दोस्तों कि इमरजेंसी का एक पूरा सेपरेट सेशन ले आऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा वो। बहरहाल 1977 मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। इंदिरा गांधी को हारना ही था। इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी हारी, उसके बाद जनता दल कांग्रेस में आई, पावर में आई। अब दोस्तों जनता पार्टी जो थी ये जनसंघ से मिलकर बनी थी, कांग्रेस ओ से मिलकर बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी से मिलकर बनी थी और भारतीय लोकदल जो कि चरण सिंह का लोकदल था। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों इतने सारे पार्टीज अगर एक साथ आए हैं 110% इसका टूटना तय है। तो ऐसा है कि चौधरी चरण सिंह शुरू से ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, इवन चंद्रशेखर भी मोरारजी देसाई का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और मोरारजी देसाई की भी वैसे मैंने बायोग्राफी कवर की, आप देख लीजिएगा। वो शुरू से ही चाह रहे थे
कि भैया हमको प्रधानमंत्री बना दो, जब से जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। तो ये चीज थी। अब उसके बाद दोस्तों जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब चरण सिंह बने होम मिनिस्टर, लेकिन बहुत ही जल्द चरण सिंह ने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा था। शाह कमीशन बुलाई गई, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ऐसा था ना कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी के दौरान ऑपोजिशन के लीडर के साथ किया था वो अब इंदिरा गांधी के साथ होने वाला था। इंदिरा गांधी को जेल में भेजने की पूरी कोशिश कर ली थी। शाह कमीशन बिठा दी गई थी। शाह कमीशन वही वाली जो सब चीज देख रही थी कि ये जो 2 साल में अन्याय हुआ है सबके साथ और इंदिरा गांधी पे जो आरोप लगे हैं उसको सिद्ध करके इनको जेल में भेजे, तो वो पूरा का पूरा शाह कमीशन देख रही थी। अब यहां पे दोस्तों इंदिरा गांधी पे कुछ ज्यादा प्रूव ही नहीं हो पाया, सबसे बड़ी चीज ये थी। और यहां पे चौधरी चरण सिंह कह रहे थे कि जेल में डालो इंदिरा गांधी को, लेकिन दोस्तों कुछ साल बाद चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी की ही मदद लेने वाले थे और बहुत ही जल्द वो मौका आ गया दोस्तों। इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए दोस्तों जनता पार्टी में और उसको टूटना ही था। और यहां पे चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि भैया भारतीय लोकदल भी था ना जनता पार्टी में, जो कोalition पूरा बनाया था उसमें भारतीय लोकदल भी था। तो यहां पे चरण सिंह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनके जो साथी थे राज नारायण, जिनको हनुमान बोला जाता था, चरण सिंह का हनुमान, जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, काफी विध्वंसक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने सरकार गिराने में बहुत ज्यादा मदद की। दोस्तों यहां पे संजय गांधी से भी मुलाकात की राज नारायण ने। राज नारायण जो थे वो चौधरी चरण सिंह के बहुत ज्यादा करीबी थे, तो संजय गांधी से भी मिले और उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीजें, क्योंकि दोस्तों एक बार चरण सिंह ने यह बोल दिया था कि इंदिरा गांधी को जेल में नहीं डाला जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। मोरारजी देसाई को साफ बगावती सुर दिखने चालू हो गए थे, तो मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को हटा दिया था अपने पोर्टफोलियो से, ठीक है, होम मिनिस्टर से हटा दिया था, लेकिन फिर बाद में उनको वापस बुला लिया था और इस बार उनको डिप्टी पीएम बना दिया था। लेकिन दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, सबने सपोर्ट वापस ले लिया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार आई। और चौधरी चरण सिंह की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस। तो पहले चौधरी चरण सिंह बिल्कुल गुस्से में थे और बाद में कांग्रेस का ही सपोर्ट लिया उन्होंने। और कौन सपोर्ट कर रहा था? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा था कि चौधरी चरण सिंह बोल रहे थे कि जिस चीज के लिए जनता पार्टी आई है वो तो हुई नहीं, किसानों का तो हित देखा ही नहीं गया है। यहां पे जनता पार्टी में रहना गुलामी जैसा है, गुलामी करने जैसा है, तो ये बोलते थे, ये उनकी राय बन गई थी चौधरी चरण सिंह की। तो इसीलिए किसानों की पूरी अनदेखी की जा रही है, तो यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि जब 1977 में ये इलेक्शंस हुए थे, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए थे, तो लोकसभा की 542 सीटों में से 284 सीटें जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस को 154 मिली थी, ठीक है। अब 284 सीटें ये अलग अलग पार्टीज की थी, ठीक है ना। तो यहां पे चौधरी चरण सिंह जो है वो बहुत ही छोटे से कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। सपोर्ट कौन कर रहा है पीछे से? इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब ये प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को लगा कि वो मुझसे मिलने आएंगे, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह मुझसे मिलने आएंगे क्योंकि मैंने उनकी मदद की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह का मानना था, भैया वो थोड़े से अड़ियल टाइप के थे, उनका मानना था कि मैं क्यों उनसे मिलने आया, वो मुझसे मिलने आए। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। अब दोस्तों ऐसा है कि सबको पता था कि कब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों 28 जुलाई 1979 में ये प्रधानमंत्री का इन्होंने पद लिया था और 14 जनवरी 1980 में इनकी भी सरकार गिर गई जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और बहुत ही कम अंतराल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हुए और उसमें फिर इंदिरा गांधी जीत के वापस आई। तो इस तरीके से जो है उनका पॉलिटिकल करियर जो था, तो भैया इनकी जो जिंदगी है वो किसी मूवमेंट से कम नहीं रही है ना। तो यही चीज थी। अब दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो स्ट्रोक के कारण हुई थी 29 मई 1987। 6 बच्चे हैं और अजीत सिंह जो इनके बेटे हैं वो तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष है। अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि
कबीरदास जी के बहुत ज्यादा अनुयायी थे ये। कबीरदास जी के दोहे इनको रटे हुए थे। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। क्या बात है ना। तो कबीरदास जी के दोहों को ये काफी रिसाइट करते थे। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छे ऑथर भी थे, इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी पे लिखी हुई है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया लिखी हुई है, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरेड लिखी हुई है, और भी बहुत सारी इन्होंने किसानों के लिए काफी बुक लिखी हुई है। तो ये इनका पूरा का पूरा करियर था। ज्यादा समय के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन जब भी ये प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने कमाल किया। इन्होंने भारत के लिए सोचा, इन्होंने किसानों के लिए सोचा। तो ये चीज थी। अब दोस्तों ऐसा है कि सिचुएशंस, ऐसा बोलते हैं कि सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई थी, इसीलिए इनको पार्टी तोड़नी पड़ी, क्योंकि साजिशें रची जाने लगी थी चौधरी चरण सिंह के खिलाफ। और जब पता लगा तो इनको सही लगा कि पार्टी इस समय तोड़ दो, जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, यही बेस्ट रहेगा। और भैया सीपीआई के ही सपोर्ट से ये प्रधानमंत्री बने थे। सीपीआई का तो वैसे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि प्रधानमंत्रियों को जितनी पार्टी टूटी है उसमें सीपीआई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये चीज आई के गुजराल की जब मैं बायोग्राफी का रिव्यू करूंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।